नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों से बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख ही पा रहे हैं, औद्योगिकरण का युग, और इस चैप्टर की जो पूरी की पूरी कहानी होगी उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। आपके पेपर के अंदर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि ये प्रश्न, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हर एक बिंदु को बहुत ही सरलतम तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग आप सभी के सामने समझेंगे और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर से संबंधित हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। चलिए बिल्कुल समय को खराब किए बिना क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि औद्योगिकरण क्या होता है, ये तो समझेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आधि औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है ना। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों आदि मानव, सुना है आप लोगों ने, है ना। आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मानव का मतलब वो होता है वो लोग जो प्राचीन समय में हमारी पृथ्वी पर रहा करते थे, हमारे पूर्वज, है ना, जो जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, उनको हम लोग आदि मानव कहते हैं। अब भाई ये आदि औद्योगिकरण क्या है, पहले ये समझेंगे, है ना। इसी से सिमिलर है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इसके बाद दुनिया के अंदर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि ये जो औद्योगिकरण था ना, इसकी शुरुआत हमें ब्रिटेन के अंदर होती हुई दिखती है। सर ये वही ब्रिटेन है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये वही ब्रिटेन है जिसने हमको गुलाम बनाया था, है ना। इसकी पूरी कहानी और इसके पूरे बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि औद्योगिकरण जो था वो यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू होता है और उसके बाद इसकी गति ना बहुत तीव्र गति से बढ़ने लग जाती है। ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस समय के अंतर्गत जितने भी श्रमिक थे या फिर जो मजदूर लोग थे, उनका जीवन इस कालखंड में कैसे हुआ करता था उसको हम लोग समझेंगे। तो मोटे तौर पर दोस्तों हमारी आज की क्लास के ये 4 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु हैं जिसके अंदर हमारे इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले ये जो शब्द आप सभी के सामने रखा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है औद्योगिकरण, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो शब्द है जिसे हम लोग औद्योगिकरण कह रहे हैं ना, इस शब्द के अर्थ को मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे, है ना। ये शब्द आप सभी के सामने रखा गया है और बहुत बार आप देखते हैं कि सीधा ही आपके पेपर के अंतर्गत इससे संबंधित परिभाषा पूछी जाएगी। भाई औद्योगिकरण क्या है दोस्तों कि जब आप लोग किसी वस्तु को बनाने के लिए, है ना, जब आप लोग किसी वस्तु को बनाने के लिए, किसी चीज का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि अब जब हम लोग मशीनों का प्रयोग करने लग जाते हैं और इन मशीनों की मदद से हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर क्या होने लग जाता है दोस्तों, चीजों को बनना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। चीजें तो पहले भी बनाई जा रही थी, हाथों से चीजों को निर्मित किया जाता था, लेकिन जब बड़े स्तर पर मनुष्यों के द्वारा आप देखते हैं कि मशीनें बना ली जाती हैं और उन मशीनों की मदद से हम लोग देखते हैं कि जब वस्तुओं को निर्मित किया जाता है तो उसको हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। तो औद्योगिकरण क्या है दोस्तों? ये वस्तुओं को निर्मित करने का, वस्तुओं को बनाने का एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंदर हम लोग नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनों का प्रयोग करते हैं, है ना। और अगर देखा जाए कि ये जो औद्योगिकरण है इसका कालखंड कब से माना जाता है, तो दुनिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि सन 1760 से 1840 का ये जो समय है, इसी को हम लोग औद्योगिकरण के काल के तौर पर पुकारते हैं, है ना। इसी कालखंड में दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि बड़े तौर पर बहुत सारी नई नई प्रकार की जो चीजें थी वो हमें निर्मित होते हुए दिखती हैं। नई नई प्रकार की मशीनें बनती हैं जिससे खेती को बेहतर किया जाता है, जिससे आप लोग देखते हैं कि जो रेल होती है उसका आविष्कार होता है, भाप के इंजन का आविष्कार होता है। तो भिन्न भिन्न अलग अलग तरीकों से कारखाने और हमारे औद्योगिकरण हमें इस कालखंड के अंदर विकसित होता हुआ दिखता है। ठीक, तो औद्योगिकरण क्या है दोस्तों? औद्योगिकरण एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम लोग वस्तु को बनाते हैं, मशीन का प्रयोग कर कर बड़े स्तर पर यहां पर उत्पादन होता है, उसको हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। और औद्योगिकरण का अगर कालखंड देखा जाए तो सन 1760 से 1840 तक का जो समय है इसे ही हम लोग औद्योगिकरण के नाम से पुकारते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? इसको हम लोग कह रहे हैं पूर्व औद्योगिकरण। क्या कहा जा रहा है? इस शब्द को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? इस शब्द को हम लोग कह रहे हैं पूर्व औद्योगिकरण। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना, इस शब्द को भी हम लोग समझते चलेंगे और कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के सामने नहीं रहने देंगे। भैया जी, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब होता है ऐसा समय जब हम लोग चीजों का उत्पादन तो कर रहे थे, जब हम लोग वस्तुओं को तो बना रहे थे, लेकिन मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा था, है ना, है ना। ऐसा समय पृथ्वी पर हमारे अलग अलग देशों में जहां पर हम लोग वस्तुओं का तो उत्पादन कर रहे थे, लेकिन हम लोग मशीन को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं ला रहे थे, बल्कि हाथ से ही चीजों को निर्मित किया जाता था।
उस समय की जो बनी हुई चीजें होती थी दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कालखंड को हम लोग पूर्व औद्योगिकरण का समय कहते हैं, है ना। अर्थात मैं कह सकता हूं, हम कह सकते हैं कि सन 1760 से पहले का जो समय है, उस कालखंड से पहले का जो समय है, उस समय तक जितनी भी चीजें बनाई जा रही थी इस समय विशेष से पहले तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्व औद्योगिकरण के नाम से पुकारते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की जो चीजें विकसित की जा रही थी उसको हम लोग पूर्व औद्योगिकरण के नाम से पुकार रहे हैं। क्लियर हुआ, है ना। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को अपने समक्ष में नहीं आने देना है। और इसी पूर्व औद्योगिकरण का एक और नाम भी है दोस्तों, इसको हम लोग आदि औद्योगिकरण भी कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग आदि औद्योगिकरण के नाम से भी पुकारते हैं। तो कोई कंफ्यूजन आपको अपने समक्ष नहीं रहने देना है। सबसे पहले हमने औद्योगिकरण की परिभाषा को समझा कि जब मनुष्यों के द्वारा मशीनों को बना लिया गया, मशीनों की मदद से हम लोगों ने उत्पादन करना शुरू किया और बड़े स्तर पर उत्पादन करना शुरू किया। सन 1760 से 1840 का जो हमारा एक काल है, इसी को हम लोग औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इससे पहले का जो समय था, जब मशीनें बड़े स्तर पर बनी नहीं थी, जब हमने मशीनों को आविष्कृत नहीं किया था, जब तक टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, उस समय भी तो चीजें बनाई जाती थी ना। जी हाँ, बनाई जाती थी। और उस समय की जो अधिकतर चीजें थी दोस्तों, वो हाथ से निर्मित की जाती थी। और उस समय का जो काल रहा, यानी कि सन 1760 से पहले का काल, उसको हम लोग पूर्व औद्योगिकरण या फिर आदि औद्योगिकरण के नाम से पुकार रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई कंफ्यूजन आपके समक्ष बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम, है ना, औद्योगिकरण के समय को समझें कि हम लोग 1760 से 1840 के बीच में कैसे हमने मशीनों को बनाया, किस किस तरीके से मशीनों को निर्मित किया। क्यों ना हम लोग सबसे पहले ये समझें कि औद्योगिकरण की शुरुआत से पहले, सन 1760 से पहले यूरोप में, दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके से चीजों को बनाया जा रहा था, वो क्या तरीका अपनाया जाता था जिससे वस्तुओं को निर्मित किया जाता था। ठीक, हम देखते हैं कि बड़ी मशीनों के आने से पहले यूरोप में क्या था दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि औद्योगिकरण की गति मिली। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा है ना, कि बड़ी मशीनों के आने से पहले का जो समय रहा था ना, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी को हम लोग आदि औद्योगिकरण कह रहे हैं। औद्योगिकरण का समय हमें पता है, सन 1760 से 1840 का जो ये समय है, इसको हम लोग औद्योगिकरण के काल के तौर पर पुकारते हैं। और इससे पहले भी हम देखते हैं कि चीजों को निर्मित किया जा रहा है, वस्तुओं को बनाया जा रहा है, चीजों का उत्पादन हो रहा है ना। और उस समय तक बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं होता, छोटी छोटी मशीनें हैं या फिर हाथ से चीजों को बनाया जाता है। अच्छा, ये जो आदि औद्योगिकरण का समय है, यानी कि सन 1760 से पहले का जो समय है ना, इस अवधि में गांव में सामान बनते थे और शहर के व्यापारी उनको खरीदने आते थे। जैसे अगर आप लोग देखें, आपके आसपास भी बहुत सी ऐसी जगह होगी जहां पर आप लोग आज के समय में भी देखते हैं कि गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, चीजों को हाथ से बनाते हैं। चटाई को बुना जाता है, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि टोकरियां बनाई जाती हैं। तो अधिकतर इस प्रकार के काम आप देखते हैं कि यूरोप के गांव में हुआ करते थे। और जो शहर के व्यापारी लोग थे ना, वो शहरों से गांव में जाते थे और उसके बाद आप देखते हैं कि गांव के लोगों से इन सामानों को खरीदकर शहर में लाकर बेचते थे। कब की बात है दोस्तों, ये बात है 1760 से पहले के समय की, अर्थात आदि औद्योगिकरण की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो व्यापारियों का गांव पर ध्यान क्यों डल रहा था, कि जो व्यापारी लोग थे वो गांव की तरफ क्यों जा रहे थे, क्या कारण था कि शहर के अंतर्गत मौजूद जो व्यापारी लोग थे, जो सामान को बेचा करते थे, वो गांव क्यों आ रहे थे यूरोप के अंतर्गत, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि शहरों के अंदर बड़े बड़े ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड होता था, बहुत शक्तिशाली थे। अर्थात होता क्या था, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है ना, कहां पर व्यापार करना चाहता है दोस्तों, अगर वो शहर में रहकर उत्पादन करना चाहता है या फिर, है ना, वो शहर में रहकर किसी चीज को बनाना चाहता है यूरोप के अंतर्गत, तो आप देखते हैं दोस्तों कि यूरोप में ना हर शहर के अंदर बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके समूह थे। और ये किसी भी नए व्यापारी को क्या नहीं करने देते थे, अपने शहर के अंदर फैक्ट्री लगाने नहीं देते थे, चीजों को निर्मित करने नहीं देते थे। वो कहते थे कि भैया इस शहर में तो सिर्फ हमारा ही सामान बिकेगा। और इसी वजह से जो बहुत से व्यापारी थे, जो बड़े नहीं थे, जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, वो क्या करते थे दोस्तों, वो देखते थे कि वो धीरे धीरे कहां जाना शुरू करते थे, क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं टिक सकते थे। इसलिए जो बहुत से व्यापारी लोग थे, वो क्या करते थे दोस्तों, वो गांव की तरफ जाना शुरू करते थे। वो गांव में जाते थे और गांव के लोगों से क्या कहते थे, अपने काम को करवाते थे। तो शहर में किसी व्यापारी के लिए बिजनेस को स्टार्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था, क्योंकि पहले से ही मौजूद जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था। और ये पहले से ही मौजूद जो व्यापारी लोग थे, ये नए बिजनेसमैन को, नए व्यापारी लोगों को आने नहीं देते थे। अब भाई बिजनेस तो करना है नए व्यापारी को, तो वो इसके लिए क्या करते थे दोस्तों, वो इसके लिए गांव में जाया करते थे और गांव के किसानों से क्या कहते थे, गांव के किसानों से वो कहते थे कि भाई तुम खेती तो करते ही हो, है ना, कि आप खेती तो करते ही हो, खेती के साथ साथ ना आप हमारे लिए हाथों से चीजों को बनाना शुरू कर दो, है ना। आप क्या देखते हैं कि किसान जो थे
उनको ये जो नए व्यापारी थे इस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करते थे। शहरों में इनको काम करने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि बड़े व्यापारी वहां बैठे हुए थे। तो जो नए व्यापारी थे ये गांव की तरफ जाते थे, गांव के अंदर जो किसान थे उनसे कहते थे कि भाई आप खेती तो करते हैं, खेती आप करते रहिए, उसी के साथ साथ आप हमारे लिए भी चीजों को बनाइए। और फिर आप देखते हैं दोस्तों कि उनसे कहते थे कि इससे आपको अधिक लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। और इसी वजह से जो किसान लोग थे उन्होंने भी क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए जो व्यापारी लोग आए ना शहर से, उनके लिए सामान को बनाना जारी रखा। क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम लोग यहां पर देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो आदि औद्योगिकरण के अंदर हमें क्या क्या लक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये जो शहर के व्यापारी लोग थे ना, ये गांव के किसानों को पैसे दे देते थे और उसके बाद उनको प्रोत्साहित करते थे कि भाई आप हमारे लिए चीजों को बनाओ, है ना। अब आप देखते हैं कि अगर कोई शहर से व्यापारी था जो आपको कहां पर आते हुए दिखता है दोस्तों, जो आपको ब्रिटेन के गांव में आता हुआ दिखता है। अब ये गांव में गया और गांव में जाने के बाद ये क्या करता था दोस्तों, गांव के किसानों से कहता था कि तुम खेती करते हो, खेती करते रहो, तुम ना मेरे लिए भी सामान को बनाना शुरू करो। वो कहते थे कि भाई हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं है, तो ये व्यापारी लोग थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देते थे कि आप हमारे से पैसा ले लीजिए और हमारे लिए वस्तुओं को बनाइए। और कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि जो नए व्यापारी थे वो गांव के लोगों से थोड़ा बहुत पैसा देकर उनसे चीजों को बनवाया करते थे, है ना। अच्छा, गांव में आप देखते हैं दोस्तों कि कॉमन्स की जमीन पर बाड़े लगाए जाते थे जिससे छोटे किसानों के लिए जमीन कम पड़ जाती थी। होता क्या था कि ब्रिटेन के अंदर ना जो बड़े बड़े आप देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन के अंदर जो बड़े किसान थे वो कहीं ना कहीं छोटे किसानों को प्रभावित करते थे। और उन्होंने क्या किया हुआ था दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जमीनों को क्या किया हुआ था, अपने अधीन रखा हुआ था। जो बड़े किसान थे, जो पावरफुल किसान थे ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने जमीनों को अपने अधीन किया हुआ था, है ना। और उसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो छोटे किसान थे जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, उनकी जमीनों पर भी आप देखते हैं ब्रिटेन के बड़े किसानों ने कब्जा किया हुआ था। अच्छा, कॉमन्स की जमीन पर थोड़ी बहुत खेती किया करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे छोटे किसान हैं ये क्या करते थे दोस्तों, ये मुख्य तौर पर छोटे किसानों के पास जमीनें कम थी और ये छोटे किसान ही थे। जो व्यापारी लोग आते हैं ना, तो ये शहर से आने वाले जो व्यापारी लोग थे उन्होंने छोटे किसानों से ही संपर्क किया था। इनके पास वैसे ही जमीन कम थी, ये उतना ज्यादा उत्पादन कर नहीं पाते थे, उनको उतना लाभ होता नहीं था। शहर से आने वाले व्यापारियों ने इन छोटे किसानों से संपर्क किया और इन छोटे किसानों को मौका मिला कि भाई हम लोग अपनी आमदनी को या फिर अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, है ना। अधिकतर जितने भी हमारे ये छोटे किसान थे इनको खेती बहुत कम जमीन पर करनी पड़ती थी और अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए ये जंगल से छोटी मोटी जो लकड़ियां होती हैं उसको चारे के तौर पर इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, तो यहां पर अभी तक हमने क्या देखा है दोस्तों, उसको एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले औद्योगिकरण क्या होता है वो देखा, फिर उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि आदि औद्योगिकरण के जब तक मशीनें निर्मित नहीं हुई थी, जब तक बड़े स्तर पर हमने तकनीक और टेक्नोलॉजी का आना नहीं देखा था, तब ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर कैसे व्यापार हो रहा था। भाई शहरों में फैक्ट्रियां होती थी, कारखाने होते थे, लेकिन उसमें नए व्यापारियों को नहीं आने दिया जाता था। ये जो नए व्यापारी थे ये गांव में जाया करते थे, गांव में ये छोटे किसानों से संपर्क करते थे क्योंकि छोटे किसानों के पास जमीनें नहीं होती थी। छोटे किसानों को ये लालच देते थे कि भाई आप हमारे लिए काम कीजिए, हमसे थोड़ा पैसा ले लीजिए और हमारे लिए वस्तुओं को बनाना शुरू कीजिए। और आप देखते हैं दोस्तों ये जो छोटे किसान थे वो व्यापारियों से पैसा लेकर क्या करते थे दोस्तों, उत्पादन किया करते थे, सामान को बनाया करते थे, है ना। कुछ इस तरीके से चीजें हमें होते हुए दिखती थी, है ना। और ये जो छोटे किसान थे दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि इनके पास संसाधन कम थे, इनके पास पैसा कम था और अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये क्या देख रहे थे दोस्तों, एक मौका देख रहे थे। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जब शहर से आने वाले जो व्यापारी थे वो शहर से आ जाते हैं कहां पर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शहर से आने वाले व्यापारी जब गांव में आए और गांव में आने के बाद उन्होंने छोटे किसानों से संपर्क किया और ये जो छोटे किसान थे भाई इनकी बहुत सारी समस्याएं थी, इनके पास जमीन कम थी, इनको अपने जानवरों को पालने की जरूरत थी, इनके पास उतना उत्पादन नहीं होता था। तो छोटे किसानों को इन व्यापारियों ने कहा कि भाई आप हमसे पैसा ले लीजिए, थोड़ी बहुत संसाधन मुद्रा ले लीजिए और चीजें बनाना शुरू कीजिए। और उस पैसे की मदद से आप देखते हैं कि इन छोटे किसानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं थी जो लोगों के द्वारा बनाई गई, है ना, जो व्यापारियों के द्वारा बनवाई गई वो बनाई गई। इससे छोटे किसानों की आय हुई, छोटे किसानों को पैसा मिला और ये जो नए व्यापारी लोग थे जो शहर से आए थे, इन्होंने सामान बनवाकर दोबारा से शहर में जाकर बेचना शुरू किया क्योंकि शहर में तो इनको बनाने की आज्ञा नहीं मिल रही थी।
ठीक। अब दोस्तों यहां तक की बातें तो हमने आप सभी के सामने देखी। अब देखिए, ये जो आदि औद्योगिकरण के समय हम लोग देखते हैं कि जो विनिमय था ना, एक जाल जैसा हमें बढ़ता है, जिससे व्यापारी लोग नियंत्रित करते थे, सामान का उत्पादन किसान किया करता। देखिए, अगर हम लोग आदि औद्योगिकरण की बात करते हैं, यानी कि सन 1760 से पहले के यूरोप को देखते हैं या फिर उससे पहले के ब्रिटेन को देखते हैं, तो भाई एक बहुत ही अजीब सी चीज हमें देखने को मिलती है। क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि पूरा का पूरा जो व्यापार हुआ करता था ना, वो किसके द्वारा संभाला जा रहा था दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि जो व्यापारी समूह थे, उनके द्वारा ही संभाला जाता था। और ये व्यापारी लोग क्या करते थे दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि जो किसान थे, उनसे वस्तुओं को बनवा लेते थे। ये जो व्यापारी लोग थे, ये किसानों से वस्तुओं को बनवा लिया करते थे, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि गांव में ही जो रहने वाले किसान थे, वो वस्तुओं को बनाते, फिर वो शहरों में आती, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि वो शहरों में बिका करती थी, है ना। और काम जो कारखाने थे ना, वो शहरों में उस समय तक नहीं हुआ करते थे। यानी ये आदि औद्योगिकरण सन 1760 के आसपास से पहले के समय को अगर हम देखें, तो शहरों के अंदर फैक्ट्रियां तो थी, लेकिन बड़े स्तर पर हमें फैक्ट्रियां देखने को नहीं मिलती थी। जो किसान लोग थे ना, वो क्या करते थे दोस्तों? वो अपने खेतों पर भी ध्यान देते थे, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि वो बड़े तौर पर आप देखते हैं कि कारखानों के लिए भी काम किया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों? आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं चीजों में हमें परिवर्तन आता हुआ दिखा, है ना। क्या हुआ? अब आप देखते हैं कि जो अपने खेतों पर ध्यान दिया करने वाले हमारे किसान थे ना, ये बड़े स्तर पर हमें मौजूद होते हुए दिखते हैं। और उसके साथ दोस्तों एक बड़ी ही विचित्र चीज हमें होती हुई दिखती है। वो क्या? कि जितना भी उत्पादन किया जा रहा था ना, जितनी भी चीजें हमें बनती हुई दिख रही थी, इस उत्पादन के अंतर्गत हम लोग एक चीज देखते हैं। वो क्या? कि अब जो था, किसानों को कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं दोस्तों की एक प्रकार से रुचि जागने लगती है। किस चीज में रुचि जागने लगती है? वस्तुओं का निर्माण करने में। कि खेती का सामान अगर बेच रहे हैं, कम फायदा हो रहा है, अगर उद्योग फैक्ट्री का सामान बेच रहे हैं तो ज्यादा फायदा हो रहा था। तो शुरुआती समय में औद्योगिकरण के शुरू होने से पहले 1760 से पहले के समय को अगर हम देखते हैं यूरोप में, तो व्यापारी लोग ही बिजनेस को संभाला करते थे, किसान लोग सामान को बनाया करते थे। किसान लोगों ने फिर आगे चलकर धीरे धीरे रियलाइज किया कि भाई हम जितना भी सामान बनाते हैं ना, हमें लाभ तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा लाभ खेती करने में नहीं है, ज्यादा लाभ आप देखते हैं कि फैक्ट्री को उत्पादित करने में है। तो कहीं ना कहीं किसान लोगों की भी जो रुचि थी, वो उत्पादन के लिए बढ़ने लग जाती है। खेती बाड़ी का जो इंटरेस्ट था, खेती बाड़ी की जो आप देखते हैं दोस्तों की जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर होते हुए दिखती है। अब यहां से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, और कहानी को हम लोग और रुचिकर तरीके से आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि औद्योगिकरण क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि आदि औद्योगिकरण क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि आदि औद्योगिकरण के समय में किस तरीके से चीजों को निर्मित किया जा रहा था। अधिकतर चीजें हाथों से ही बनती थी। शहर के व्यापारी गांव आते थे, छोटे किसानों से सामान को बनवाया करते थे, छोटे किसान लोग सामान को निर्मित किया करते थे, और कुछ इसी कालखंड में चीजों को किया जाता था। आगे बढ़ना जारी रखते हैं दोस्तों, और यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कारखानों की शुरुआत की सबसे पहले, कि भैया कारखानों का निर्माण होना कब से शुरू हुआ, यानी कि फैक्ट्रीज का बनना, है ना, ये कब से होता हुआ शुरू दिखता है हमें, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि सन 1760 के दशक में, सन 1730 के दशक में, है ना। दशक का मतलब क्या होता है दोस्तों? दशक का मतलब होता है 10 सालों का समूह, है ना। दशक का मतलब क्या होता है दोस्तों? दशक का मतलब होता है 10 सालों का समूह। यानी कि सन 1730 के आसपास आप लोग देखते हैं कि जो इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना खुलता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर बड़े स्तर पर कारखाने खुलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग देखें दोस्तों कि किस चीज के कारखाने खुलते हैं दोस्तों, सबसे पहले कपड़े से संबंधित, कपड़े को बनाने संबंधी आप लोग देखते हैं मशीनें बनती हैं, कपड़ों से संबंधित कारखाने हमें खुलते हुए दिखते हैं। अब ये देखते हैं दोस्तों कि जो ब्रिटेन था, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, यहां पर कच्ची कपास का आयात 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड था, तो 1787 तक आते आते 22 मिलियन पाउंड हुआ। अब सर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हमें चीजों को समझते चलना है। हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले जो फैक्ट्री लगनी शुरू हुई, वो सन 1730 के आसपास होनी शुरू हुई, और उसके बाद फिर पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां, या फिर हम लोग कहते हैं कि कारखाने ही कारखाने खुलने शुरू हो गए। अब ये अधिकतर जितनी भी फैक्ट्रियां खुल रही थी, ये कपड़े की हुआ करती थी, और ब्रिटेन के अंदर आप लोग देखते हैं कि सूती कपड़े को निर्मित किया जाता था, जिसे हम लोग कॉटन के कपड़े कहते हैं। अगर आपको कपड़े का निर्माण करना होता है, तो कपड़े को निर्मित करने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए होता है ना। अगर आपको सूती कपड़े का निर्माण करना है, तो आपको कच्चा माल चाहिए होगा, अर्थात आपको कपास चाहिए होगा। और ब्रिटेन के अंदर तो कपास पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि वो ठंडी जलवायु है। कपास संतुलित जलवायु में पैदा होता है, जैसे अफ्रीका हुआ, भारत हुआ, इन क्षेत्रों में कपास पैदा होता है। तो ये लोग क्या करते थे, आप देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन के जो लोग थे, वो कपास को अपने यहां पर आयात किया करते थे। आयात का मतलब क्या है? अपने यहां पर आने देते थे। कब कब आने दे रहे थे, इसके आंकड़े हमारे सामने दिए गए।
हम देखते हैं कि सन 1760 में, है ना, बड़े आप देखते हैं लगभग 2.5 मिलियन पाउंड जो कपास था वो आ रहा था, इतने बड़े लेवल का। और 1787 आते आते आप देखते हैं दोस्तों कि ये 22 मिलियन पाउंड का हमें होता हुआ दिखा। तो 2.5 मिलियन पाउंड से आप देखते हैं दोस्तों कि 22 मिलियन पाउंड हमें कपास देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों से ब्रिटेन पहुंच रहा था, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रियां खुल गई थी। इन फैक्ट्रियों के अंदर बड़े स्तर पर कच्चे माल की जरूरत थी। तो अफ्रीका हुआ, भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ब्राजील जैसे देशों से हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कपास को आयात किया जा रहा था और फिर मशीनों के अंदर उनको ब्रिटेन के अंदर कपड़े में परिवर्तित किया जा रहा था। अच्छा, कारखाने खुलने से कई फायदे हमें होते हुए देखे। जितने भी कारखाने हमें खुलते हुए दिखते हैं ना दोस्तों, इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हुए दिखते हैं। तो सन 1760 से 1840 का ये जो हमारा पूरा का पूरा कालखंड है, इसके अंतर्गत बड़े तौर पर कारखाने खुले और इससे बहुत सारे फायदे होते हुए दिखे। जो श्रमिक थे ना, उनकी कार्यकुशलता बढ़ गई। अब भाई एक व्यक्ति जितना काम करता था, अब हमने जब मशीन को लगा दिया तो उससे उत्पादन बढ़ गया। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो उत्पादन था ना, वो हमें क्या होता हुआ दिखता है, मशीनों के आ जाने से हमें बढ़ता हुआ दिखता है। आदमी थक जाता है, मशीन नहीं थकती है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि मशीन के लग जाने से जो उत्पादन था ना, वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ दिखा। अच्छा, दूसरी तरफ जो मजदूर पहले हाथ से चीजों को करा करते थे, वो उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, है ना। एक चीज तो दोस्तों हमें देखने को यहां पर मिलती है कि जो मजदूर पहले हाथ करके का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हाथ से चीजों को बनाया करते थे, अब वहां पर नई नई मशीनें आनी शुरू हो गई थी। तो शुरुआती समय में जो उत्पादक थे, है ना, शुरुआती समय में आप लोग देखते हैं कि जो उत्पादक है, जो सामान को बना रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसके हिसाब से दोस्तों बहुत फायदा हुआ। शुरुआत में मजदूर काम कर रहे थे, जब मशीनें आ गई तो उत्पादन बढ़ गया, है ना। उसी के साथ साथ मजदूरों की जगह आप लोग देखते हैं कि नई नई मशीनों ने ले ली, जिससे तेजी से हम लोग उत्पादन कर पा रहे थे, अधिक मात्रा में उत्पादन कर पा रहे थे। अच्छा, कारखानों में जो श्रमिक थे ना दोस्तों, उन पर भी आप देखते हैं कि नजर रखना अब कहीं ना कहीं आसान हो गया। कि पहले बहुत सारे मजदूर हुआ करते थे, इतने सारे मजदूरों पर नजर रखना व्यापारी के लिए मुश्किल था। तो अब मजदूर तो कम हुए, क्योंकि अगर 100 मजदूर जितना उत्पादन करते थे उतना अब 2 मशीनें कर रही हैं। अब 100 मजदूरों पर नजर रखना मुश्किल है, 2 मशीनों पर 2 आदमी बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो उन पर नजर रखना कहीं ना कहीं हमें बहुत सरल दिखता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बड़े तौर पर अब एक ही छत के नीचे क्या होना शुरू हो गया कि मशीनों को एक ही छत के नीचे रखना शुरू कर दिया गया, अर्थात बड़े स्तर पर कारखानों को निर्मित करते हुए हम देखते हैं जहां पर मजदूर कार्य किया करते थे। अच्छा, ये जो औद्योगिकरण है ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक ही एक रात में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्रियां खुल गई। ये एक धीरा प्रोसेस है। आप देखते हैं दोस्तों कि ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। सन 1760 से 1840 का ये जो पूरा का कालखंड है ना, इस कालखंड के अंदर ही हम देखते हैं कि जो मशीनें हैं उसे हम लोग बनते हुए देखते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग देखें दोस्तों कि सूती कपड़ा जो था, या फिर जो कपड़े जो था ब्रिटेन के अंदर, उसमें हम लोग देखते हैं कि मशीनों का बनना शुरू होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो 1840 के बाद का समय है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में रेल का भी प्रसार होना शुरू हो जाता है। और 1860 तक आते आते आप देखते हैं कि जो इंग्लैंड था वो दूसरे देशों में भी अपनी जो रेल की सर्विस थी उसे पहुंचा पाता है ना। अब शुरुआत में जो अगर हम लोग देखें दोस्तों कि किस प्रकार के कारखाने हमें बनते हुए दिख रहे थे, जितने भी उद्योग या फिर हम लोग देखते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रियां हमें बनती हुई दिख रही थी, वो सारी की सारी हमें कारखाने जो बनते हुए दिख रहे थे वो कपड़ों से संबंधित दिख रहे थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि वो कपड़ों से संबंधित हमें दिखते थे, सूती कपड़े से संबंधित चीजों को बनाया जा रहा था। लेकिन बाद के समय में हम लोग देखते हैं कि तकनीक में थोड़ा परिवर्तन आता है और हम लोग देखते हैं कि अब हमें किस प्रकार की दोस्तों हम देखते हैं कि रेलवे लाइन को भी विकसित किया जाता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि रेलवे लाइन को विकसित करने की वजह यह थी कि जो सूती कपड़े बने हैं उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। और देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आप देखते हैं कि रेल की जो लाइन थी उसको बिछाया गया, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि रेलवे लाइन के बिछने के बाद लोहे और इस्पात के उद्योग भी खुलने लगे, यानी कि लोहे की फैक्ट्रियां, और आप देखते हैं कि जो स्टील की फैक्ट्री होती है उसमें भी हमें विकास होता हुआ दिखा बड़े तौर पर। 1873 तक आते आते हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन था ना, वहां पर लोहे और इस्पात के निर्यात में आप देखते हैं कि दोस्तों बहुत बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि वो 77 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था और सूती कपड़े का निर्यात दुगना हो गया था। तो ब्रिटेन शुरुआत में आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे पहले औद्योगिकरण को करता है। यहां पर बड़े तौर पर आविष्कार होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनें बनती हैं। सबसे पहली प्रकार की जो मशीनें बन रही हैं, सबसे मजबूत प्रकार की जो मशीनें बन रही हैं, वो सूती कपड़े से संबंधित बनती हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन में बहुत तेजी के साथ कपड़े का उत्पादन होता है। कपड़े के उत्पादन को करने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है। उसी कच्चे माल की चाहत में ये लोग भारत हुआ, अफ्रीका हुआ, अलग अलग जो देश थे उनको गुलाम बनाते हैं, वहां से कपास यानी कि कच्चे माल को लेते हैं और फिर अपने देश में सामान को निर्मित करते हैं।
जब सूती कपड़े के कारखाने खुल चुके थे दोस्तों, तो हम देखते हैं कि उसी समय के अंतर्गत अब रेलवे लाइन का भी विकास किया जाता है। ब्रिटेन के अंदर तो होता ही है, उसी के साथ साथ गुलाम देशों में भी किया जाता है, क्योंकि अब जैसे भारत में दूर दराज से कपास को प्राप्त करना है ना, तो अगर रेलवे लाइन होगी तो बहुत आसानी के साथ भारी भरकम जो कपास है उसको ट्रेन के डिब्बों में डालकर ब्रिटेन पहुंचाया जा सकता है। तो अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने अपने गुलाम देशों के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि रेलवे लाइन को बिछाया, और इस रेलवे लाइन की मदद से उन्होंने अपना फायदा बड़े स्तर पर किया। जब कारखाने खुल गए, सूती कपड़े के कारखाने खुले, रेलवे लाइन बिछी, तो रेलवे लाइन के बिछने के साथ ही दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लोहा और इस्पात उद्योग है, यानी कि बड़े बड़े लोहे से संबंधित भी चीजें बनती गई। लोहे के दरवाजे, लोहे की आप देखते हैं कि अलग अलग चीजें बनते हुए देखे, और स्टील के भी आइटम्स बनते हुए दिखते हैं। और ब्रिटेन जो था वो कपड़े का तो निर्माण कर ही रहा था, उसी समय के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि वहां से लोहे और इस्पात की भी जो चीजें होती है ना, वो भी हमें बड़े स्तर पर बनती हुई दिखती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ता। देखिए, अब आपके दिमाग में एक चीज आते हुए दिख सकती है कि सर, जब ब्रिटेन के अंदर शुरुआत में सन 1760 से पहले की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग आदि औद्योगिकरण के नाम से भी पुकारते हैं, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आदि औद्योगिकरण के समय में ज्यादा रोजगार रहा था, या फिर जब मशीनें आ गई थी, जिसे हम लोग औद्योगिकरण का समय कहते हैं, है ना, जो औद्योगिकरण का समय है, उस समय ज्यादा रोजगार लोगों के पास था, किस समय लोगों के पास ज्यादा काम था? भाई देखिए, चाहे आदि औद्योगिकरण का समय हो, यानी कि 1760 से पहले का समय हो, या फिर 1760 के बाद का जो हमें समय दिखता है, इसमें लोगों के रोजगार पर ज्यादा फर्क हमें पड़ता हुआ नहीं दिखता, है ना। और औद्योगिकरण के आ जाने से तो दोस्तों आप देखते हैं कि उत्पादन बढ़ा था, है ना, चीजें तेजी से बननी शुरू हो गई थी, लेकिन जो रोजगार था ना, वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लोगों का छिन गया था। भाई जब मशीनें नहीं थी तो 100 लोग मिलकर काम को कर रहे थे, जब मशीनें आ गई तो उन्हीं 100 लोगों का काम 3 से 4 मशीनें करने लगी, तो लगभग 98 से 96 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो औद्योगिकरण था ना, इसने रोजगार को बड़े स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया। और आप इसके साथ साथ देखते हैं कि 19वीं सदी तक आते आते जो श्रमिक लोग थे, उनकी कुल संख्या का 20% जो लोग थे ना, वही तकनीक से आप देखते हैं कि परिचित थे। अच्छा, जितने भी अधिकतर मजदूर थे, उनका यह मानना था कि भैया जो ये मशीन है, इसको चलाना बहुत मुश्किल है, और इस मशीन के आ जाने से हम ज्यादा हमारा काम छिन जाएगा। तो अधिकतर मशीनें आ गई थी, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए जो मजदूर थे ना, वो उतने ज्यादा कुशल नहीं थे, वो उतने ज्यादा आप देखते हैं कि ट्रेंड नहीं थे कि वो चीजों को सही तरीके से कर सकते। और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक चीज का आंसर आपको सच सच देना है, मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं कि भैया आपके सामने एक कुर्ता रखा जा रहा है, और वो कुर्ता आप देखते हैं कि हाथ से सिया गया है, और दूसरा है दोस्तों कि आप मशीन से सिया गया है। किस कुर्ते के अंदर या फिर किस शर्ट के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि आपको कारीगरी देखने को मिलेगी, या फिर आपको बारीकी देखने को मिलेगी, है ना। आप कहेंगे कि सर बहुत सिंपल सा आंसर है कि जिस चीज को हाथ से बुना जाएगा, जिस चीज को हाथ से सिया जाएगा, उसमें आप देखते हैं कि एक अलग तरीके की कारीगरी देखने को मिलेगी। लेकिन मशीन के अंदर तो एक फिक्स पैटर्न होता है, और उसी फिक्स पैटर्न के अंदर मशीन चीजों को निर्मित करती है। कुछ ऐसा ही होता जा रहा था। भाई मशीनें तो आ गई थी, मशीनों के आने से उत्पादन तो बढ़ गया था, लोगों के रोजगार पर हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, और जो मजदूर थे उन्होंने मशीनों को चलाना उतने बड़े स्तर पर नहीं सीखा था। लेकिन उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि दोस्तों जितने भी हमारे लोग थे, है ना, जो व्यापारी लोग थे, उनका भी ये मानना था कि मशीन से चीजें निर्मित तो होती हैं, ज्यादा उत्पादन तो होता है, लेकिन असली जो चीज है ना, वो क्या है दोस्तों, वो आप देखते हैं दोस्तों कि जो पारंपरिक तरीका है, हाथ से जो चीजें बनाई जाती है ना, वो अधिकतर आप देखते हैं कि दोस्तों मशहूर हुआ करती थी, है ना। जो सूती कपड़ा था, या आप देखते हैं दोस्तों कि लोग जो थे उसको पारंपरिक उद्योगों की तरह ही उसको परिवर्तित उसको प्रयोग में ला रहे थे। लोगों का ये मानना था कि भैया जो हाथ से बनने वाले कपड़े हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि तो परिवर्तन तो हुआ था, चेंज तो हमें आता हुआ दिखा था, लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि इस परिवर्तन ने बड़े तौर पर बदलाव हमें लाता हुआ यूरोप के अंतर्गत नहीं देखते, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि कई उद्योगों के और भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि जब ब्रिटेन के अंदर सूती कपड़े के कारखाने खुल गए, और आप देखते हैं कि लोहे इस्पात के कारखाने खुल गए, तो उसके बाद अब जब सूती कपड़े के कारखाने खुले, लोहे इस्पात के कारखाने खुल गए, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को भी मशीन से बनाने की कोशिश हुई, और उनसे संबंधित मशीनें बनने लगी। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कारखाने हमें यूरोप के अंतर्गत देखने को मिले। भैया आप देखते हैं कि अगर घर बनाना हो तो ईंट बनाने के लिए कारखाना बन गया, फर्नीचर बनाने के लिए आप देखते हैं मशीन आ गई, चमड़े का उद्योग आप देखते हैं कि वो कारखानों में होने लगा, बर्तन आप देखते हैं कि मशीनों से बनाए ना जाने लगे। तो बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि जो उत्पादन था उसमें हमें तेजी से परिवर्तन आते हुए दिखा, और
कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना था कि भैया जी जो चीज हाथ से बनाई जाती है ना वो अच्छी है, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो चीजें थी वो निर्मित की जा रही थी किससे दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि मशीनों से बनाई जा रही थी, है ना। इसका यहां पर आप देखिए दोस्तों कि नई तकनीकों के आ जाने से, कि जो नई नई मशीनें आ गई थी, है ना, और इन मशीनों के आ जाने से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि उत्पादन तो बड़ा था, लेकिन जितने भी आप देखते हैं कि जो व्यापारी लोग थे या फिर जो उद्योगपति थे, उनमें से अधिकतर ने मशीनों से दूरी बनाई हुई थी। सर ऐसा क्यों? अगर एक उद्योगपति है और उस उद्योगपति को यानी कि व्यापारी को पता है कि अगर वो मशीन ले ले तो वो उस मशीन को लेने के बाद बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकता है, इससे तो उद्योगपति को फायदा होगा। तो उस समय के अंदर अधिकतर उद्योगपति मशीनों को लेने से बच रहे थे। क्यों बच रहे थे, इसको हम लोग देखते हैं। भाई वजह ये थी कि जितनी भी मशीनें थी ना ये थोड़ी महंगी हुआ करती थी, है ना। तो जितने में आप मशीन लेंगे उससे बहुत सस्ते दामों पर आपको मजदूर मिल जाया करते थे। तो मशीनें बन चुकी थी, चीजों का निर्माण हो रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आ रहे थे पुराने हाथ के बने हुए सामान वाली चीजें। और जो व्यापारी लोग थे ना, सभी व्यापारियों ने मशीन की तरफ जाना शुरू नहीं किया था। अधिकतर व्यापारियों का यह मानना था कि भाई जो हाथ से बनी चीजें हैं वो बढ़िया है, और वो मशीनों को खरीदने से बचते थे क्योंकि मशीनें महंगी हुआ करती थी। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो निर्माता थे ना, उनके हिसाब से दोस्तों आप देखते हैं कि अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसका रखरखाव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, है ना। आप देखिए दोस्तों कि अगर किसी ने मशीन को खरीद लिया उस समय के अंतर्गत जो बहुत महंगी थी, अगर वो खराब हो गई तो उसको सही कराने में भी बहुत ज्यादा खर्चा आता था। इसीलिए अधिकतर जो व्यापारी लोग थे वो मशीनों से दूरी बनाए रखते थे, वो मजदूरों से ही काम करवाते थे। उनका मानना था कि भैया कि जितने में हम लोग मशीनों को रखेंगे उससे अच्छा काम तो हम अपने कारीगरों से करा लेंगे, और कारीगर क्या होगा दोस्तों, अच्छी मात्रा में हमारे लिए काम करेगा और काफी ज्यादा हमारे लिए वफादार रहेगा। ठीक। अच्छा, इसी कालखंड में दोस्तों हमें एक और चीज भी होते हुए दिखती है, वो क्या है कि जो मानव शक्ति है और जो भाव की शक्ति है, उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं। देखिए ये जो उस समय की स्थिति है, 1760 से 1840 का ये जो समय है ना, ये यूरोप के लिए आप लोग देखते हैं दोस्तों एक ऐसा समय था जहां पर बहुत तेजी के साथ यूरोप के हर एक देश में जनसंख्या बढ़ रही थी, लोग ज्यादा थे और लोगों के पास काम कम था, और इसी वजह से जो लोग थे ना वो सस्ते दरों पर, सस्ती कीमत पर भी काम करने को तैयार थे। इसलिए व्यापारी लोगों ने देखा, उद्योगपतियों ने देखा कि भाई हम इतनी महंगी महंगी मशीनें खरीदें और अगर वो खराब हो जाए तो मुश्किल, और इसके बाद मशीनें खरीदने के बाद फिर अपने मजदूरों को बताओ कि कैसे उनका प्रयोग करना है, और अगर मशीनों को प्रयोग करते हुए खराब हो जाए तो उसको सही कराने में बहुत पैसा लगता था। तो आप देखते हैं कि दोस्तों उस समय तक पूरे के पूरे यूरोप के अंतर्गत जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं था कि मजदूरों की कमी थी, और मजदूरों के पास काम आपको उतना ज्यादा नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मजदूर जो थे वो सस्ती कीमत पर भी काम करने को तैयार थे, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि जो मजदूर थे ना वो सस्ती कीमत पर भी काम करने को तैयार थे, और इसीलिए आप देखते हैं कि महंगी मशीनों के होते हुए भी आप लोग देखते हैं कि श्रमिकों से काम कराना ही अधिकतर व्यापारियों ने बेहतर समझा कि भाई लोग ही लोग हैं, मशीनों को रखेंगे खर्चा होगा, चलो मजदूरों से काम कराते हैं, और इस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि काम कराए जा रहे थे, है ना। अच्छा, एक और बात जो दोस्तों हम देखते हैं कि जो मशीन से बनने वाली चीज थी ना, जो चीज मशीन से बनाई जा रही थी उसकी क्वालिटी आप देखते हैं दोस्तों उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे आज के समय में भी आप लोग देखें कि अगर कोई चीज मशीन के द्वारा निर्मित की जाती है उसमें उतनी सुंदरता, उतनी कारीगरी नहीं होती। वहीं अगर कोई चीज हाथ से बनाई जाती है उसमें ह्यूमन टच होता है दोस्तों, तो आप लोग देखते हैं कि वो ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा आकर्षक लगती है। और जो अधिकतर उच्च लोग थे यूरोप के अंतर्गत, जितने भी अमीर लोग थे ना, उनका ये मानना था कि भाई जो ये मशीन से बनने वाली चीजें हैं ना ये तो गरीब लोगों के लिए होती है, हम तो रिच लोग हैं, हम तो अमीर लोग हैं, हमें तो हाथ से बनी हुई चीजें ही पसंद थी। तो मशीन के निर्मित होने के बाद भी आप देखते हैं कि ऐसा नहीं कि अचानक ही सारी फैक्ट्रियां खुल गई, सब लोग मशीनों का सामान प्रयोग करने लगे, नहीं, एक लंबा प्रोसेस आपको दिखता है। इसकी औद्योगिकरण के आने के बाद पूरे के पूरे यूरोप में आप लोग देखते हैं दोस्तों परिवर्तन लाने में बहुत लंबा समय लगता है। और इसके अंतर्गत हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मशीनों के बनने के बाद अधिकतर लोगों का ये मानना रहा कि मशीन से बनने वाला सामान उतना अच्छा नहीं है, हाथ से बनने वाला सामान अधिक अच्छा है, और लोग फिर हाथ से बनने वाले सामान को पसंद करते थे। अमीर लोगों का भी यही मानना था कि भैया हाथ से बना हुआ सामान हमारे लिए बहुत अच्छा है। और उसी कालखंड में आप लोग देखते हैं कि अमेरिका में आप लोग देखते हैं दोस्तों की अलग स्थिति। अमेरिका जो था, है ना, यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप में आप देख रहे हैं दोस्तों कि सन 1760 से 1840 का जो कालखंड है वहां पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ हाथ से बनी हुई चीजों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका इससे थोड़ा अलग रहा था। अमेरिका में आप देखते हैं कि वहां पर ना उतने ज्यादा मजदूर नहीं थे, अमेरिका के अंदर उतनी ज्यादा जनसंख्या थी नहीं उस कालखंड में, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत मशीनों की ही चीजों को ज्यादा बेहतर माना जा रहा था। अमेरिका के अंदर आप लोग देखते हैं कि उनके पास सिर्फ एकमात्र रास्ता था कि मशीनें लाओ और मशीनों से सामान बनाओ, और वहां पर आप देखते हैं दोस्तों की मशीनों के द्वारा ही चीजों को निर्मित किया जा रहा था।
तो ये पूरी की पूरी हमें स्थिति देखने को मिल रही है, किस किस तरीके से लोगों का जीवन या फिर लोगों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब यहां तक हमने दोस्तों कुछ चीजों को आपके सामने रखा है। एक बार हम लोग चीजों को एक बार क्विकली रिकैप करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे प्यारे बच्चों के समक्ष नहीं रहा। अब तक हमने किन किन चीजों को पढ़ा है एक बार देखते हैं। सबसे पहले औद्योगिकरण क्या होता है उसकी परिभाषा को समझा, उसके बाद आदि औद्योगिकरण क्या होता है वो देखा, दुनिया के अंदर औद्योगिकरण की शुरुआत ब्रिटेन में हुई और उस समय सबसे पहले किस किस प्रकार के कारखाने खुले वो देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि औद्योगिकरण की गति किस तरीके से रही, क्या एकदम से रातों रात औद्योगिकरण हुआ, नहीं, एक लंबा प्रोसेस हमें देखने को मिला। सन 1760 से 1840 का ये जो काल अवधि है, इसी में धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि लोग मशीनों की तरफ निर्मित होना शुरू होते हैं। अब यहां पर जो अगला बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो श्रमिक थे, जो मजदूर लोग थे, भाई उनका जीवन किस तरीके से था, है ना। मशीनों के आ जाने के बाद जो हमारे मजदूर भाई थे वो किस तरीके से इसको देख रहे थे, उनका जीवन इससे कैसे प्रभावित हुआ, क्या उनके लिए इन मशीनों के आ जाने से चीजें परिवर्तित हुई या फिर वैसी की वैसी ही रही, उसको अब हम लोग यहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे श्रमिक रहे थे या फिर जो मजदूर रहे थे वो काम की तलाश में क्या किया करते थे दोस्तों, शहरों की तरफ आ रहे थे, है ना। क्योंकि आप देखते हैं कि गांव के अंदर छोटे किसानों के पास जमीनें कम थी और उनको अपनी पैसे को बढ़ाना था, इसीलिए आप देखते हैं कि ब्रिटेन या फिर यूरोप के अंदर अलग अलग देशों के जो लोग थे वो छोटे इलाकों से शहरों की तरफ आते हैं। अच्छा, शहरों के अंदर आ जाने के बाद आप देखते हैं दोस्तों कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। सबसे पहले आपका शहर में कोई ना कोई रिश्तेदार होना चाहिए या फिर कोई ना कोई जानने वाला होना चाहिए जो आपके काम को लगवा सके। अगर आपके पास पहचान नहीं होगी तो आपके लिए उस समय के अंदर नौकरी प्राप्त करना शहर में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। कभी कभार तो ऐसा हो जाता था दोस्तों कि आप देखते हैं कि महीनों लग जाते थे कि आपको नौकरी मिलती ही नहीं थी, और अगर जब आपको नौकरी नहीं मिलती थी तो आप देखते हैं कि आप पुल के नीचे सोया करते थे वहां के मजदूर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो मजदूर लोग हुआ करते थे वो रेन बसेरों में, जो उस समय की सरकार थी उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत सारे टेंट लगाए हुए थे, जिनको काम नहीं मिल पाता था वो उन टेंटों के अंदर अपने जीवन को गुजारा करते थे। और मजदूर जो थे ना दोस्तों, आप देखते हैं कि उनका जो जीवन था ना यूरोप के अंतर्गत आप देखते हैं कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, उनकी स्थिति आप देखते हैं दोस्तों की उतनी अच्छी नहीं थी। और गरीबों के लिए आप देखते हैं दोस्तों की पुअर लॉ अथॉरिटी बनाई गई थी। पुअर लॉ अथॉरिटी का मतलब है कि यूरोप में जो लोग आए हैं शहर में काम के लिए, इन लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। इनको शौचालय मिलना चाहिए, इनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, इनको एक बेसिक घर मिल सके, इसको लेकर आप देखते हैं कुछ कानून भी बनाते हुए हमें दिखते हैं श्रमिकों के लिए। ठीक, अब बहुत बार ऐसा होते हुए देखा जाता था यूरोप के अंतर्गत कि नौकरियां लगने के बाद, है ना, आप देखते हैं कि लोगों को नौकरियां लग जाया करती थी और उसके बाद उसके लिए बहुत लंबा महीने लगा करते थे, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी जान पहचान के शहर आ जाता है तो शहर में उसको सबसे पहले अपनी पहचान बनानी पड़ती थी। पहचान बनाने के बाद उसको नौकरी मिल जाती थी तो बहुत लंबे समय तक उसको अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करनी पड़ती थी। समस्या यह है दोस्तों कि जो यूरोप का इलाका है ना, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इस ठंडे इलाके के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो मजदूर थे ना, उनको अपने आप को एक तरीके से गर्म रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए आप देखते हैं कि शराब का सेवन करना पड़ता था। और इसी वजह से क्योंकि मजदूर बहुत ज्यादा हो गए थे और वो शराब के आदी थे, तो हम देखते हैं कि शराब के कारखाने अब बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि यूरोप के अलग अलग देशों में हमें खुलते हुए दिखते हैं, है ना। और बड़े स्तर पर जो गरीब जनता थी वो क्या करती थी दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि शहरों में काम करने के लिए आती थी, सड़कों पर रहती थी। जिनको काम मिल जाता था वो शहरों में रेन बसेरों में पुल के नीचे रहा करते थे, और जिन बेचारों को काफी महीनों के बाद भी काम नहीं मिलता था वो वापस गांव लौट जाते थे और गांव के अंदर ही कुछ ना कुछ कोशिश किया करते थे। ये पूरी की पूरी हमें स्थिति देखने को मिलती है। अगर बात की जाती है दोस्तों 19वीं सदी की, 19वीं सदी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 19वीं सदी का मतलब है कि सन 1800 के आसपास की बात हो रही है। इस समय के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जितने भी मजदूर थे उनके पारिश्रमिक, उनकी मजदूरी में थोड़ा बहुत फायदा होते हुए दिखता है, उनको उनकी मजदूरी को बढ़ा कर दिया जाता है ना। और इसके पीछे आप देखते हैं कि धीरे धीरे मजदूरों के जो पैसे थे ना उनको ज्यादा दिए जाने शुरू होते हैं, क्योंकि मजदूरों की वजह से ही उत्पादन बड़े स्तर पर हमें होता हुआ दिखता है। 19वीं सदी के आते आते तक आप लोग देखते हैं कि शहरों की आबादी लगभग 10% तक बढ़ गई थी। यूरोप के अंदर अलग अलग देशों में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 10% बढ़ गई थी, और अधिकतर ये जो जनसंख्या शहरों में रह रही थी जो एकदम से बढ़ी थी, ये गरीब लोग थे, ये सिर्फ मजदूर लोग थे जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती थी, इनके पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं होता था। हाँ, ये शहर में आके बस गए थे, दिन भर काम करते थे, रात को कहीं पर भी सो जाते थे, इस प्रकार का जीवन इनका हुआ करता था। अच्छा, आप देखते हैं दोस्तों कि इसी कालखंड में बेरोजगारी भी बढ़ने लगी थी। बहुत बार ये देखा गया था कि बहुत सी जो फैक्ट्रियां थी, जितना उत्पादन उनको चाहिए था उतना उत्पादन वो नहीं कर पा रही थी, फैक्ट्रियां खुलती थी, नुकसान होता था तो बंद हो जाती थी, तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे ना वो भी बेरोजगार होते हुए दिखे। लगभग 35 से
75% जनसंख्या आपको दिखता है कि यूरोप के अंतर्गत बेरोजगार होती हुई हमें दिखने लगी थी इस कालखंड में। अब क्यों बेरोजगार हो रही थी यूरोप की जनसंख्या, आपके दिमाग में सवाल आएगा। सर आप तो ये कह रहे हैं कि लोग हाथ से बने सामान का प्रयोग कर रहे थे और हाथ से बने सामान को पसंद किया जा रहा था, मजदूरों की बहुत डिमांड थी, लेकिन फिर भी लोग आप देखते हैं कि कमजोर हुए। हाँ, 1760 से 1800 के आसपास का जो समय देखते हैं ना दोस्तों, इन 40 सालों में अगर हम लोग देखते हैं तो बड़े तौर पर मजदूरों का जीवन सही चल रहा था। लेकिन 1800 के बाद अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, जो मजदूर थे ना, उनके लिए समस्याएं बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब एक बहुत ही एडवांस और आसान मशीन आ गई थी। इस एडवांस और आसान मशीन के आ जाने से आप देखते हैं कि ये उतनी ज्यादा महंगी नहीं थी जैसे पुरानी मशीनें हुआ करती थी। इसको चलाना बहुत आसान था, इसीलिए आप देखते हैं कि जो बिजनेसमैन, जो उत्पादक पहले मशीनों को लेने से घबराते थे क्योंकि वो महंगी थी, फिर जब ये सस्ती मशीन आती है जो अच्छा काम करती है, जो ज्यादा अच्छा उत्पादन करती है, तो भाई फिर इस मशीन की डिमांड बढ़ जाती है और मजदूरों की आमदनी, मजदूरों का रोजगार उनसे छिनता हुआ दिखता है। कौन सी है ये मशीन, क्या है इस मशीन की कहानी, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। दिखने में कुछ इस प्रकार से थी दोस्तों ये मशीन, इसको कहा जाता है स्पिनिंग जेनी मशीन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका नाम है स्पिनिंग जेनी मशीन। ठीक है, स्पिन किया जाता था दोस्तों, ये घूम घूम कर आप देखते हैं कि इसको चलाया जाता था। स्पिनिंग जेनी इसका नाम था। कब बनी है दोस्तों, आप देखते हैं कि 1760 में, 1764 के अंदर ये बनी है। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, जेम्स हाउ के द्वारा आप देखते हैं कि इसको बनाया गया है। अब ये जो मशीन दोस्तों आप लोग देखते हैं कि बन जाती है ना, इस मशीन के बन जाने की वजह से जो बेरोजगारी थी ना वो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। लगभग 75% जनसंख्या आप देखते हैं कि ब्रिटेन की हुई या फिर यूरोप के अलग अलग देशों की हुई, वो बेरोजगार हो जाती है। और अधिकतर ये जो जनसंख्या थी ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि शुरुआत में जब उनके हाथ के बने सामान की डिमांड थी, उनका जीवन अच्छा था। लेकिन इस मशीन के आ जाने से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि लोगों की आमदनी पर फर्क पड़ता है। जो फैक्ट्री के मालिक थे वो मशीनों को रखते हैं, लोगों को काम से निकाल देते हैं, तो जो मजदूर थी उनके पास जो काम धंधे थे वो आपको समाप्त होते हुए दिखते हैं। 1840 के बाद के समय में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो मजदूर लोग शुरुआत में फैक्ट्री बनाने का काम कर रहे थे, जब उनको काम मिलना इतना ज्यादा जारी नहीं होता तो फिर वो दूसरे तरीके के काम करने लग जाते हैं। वो सड़क बनाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। वो आपको दिखता है कि रेलवे की नई नई लाइन बिछने लग जाती है, तो वो रेलवे लाइन के काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कौन से दोस्तों, आपको दिखता है कि जो श्रमिक लोग थे वो इस प्रकार का आप देखते हैं कि करते हैं। अच्छा, बहुत से जो लोग थे ना वो क्या करते हैं दोस्तों, ये जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी ना, इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे और इनका मानना था कि इस मशीन के आने से ही उन लोगों का जो काम था वो खत्म हो गया था। और अधिकतर जो लोग थे वो इस मशीन से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। तो जिन दुकान वालों ने, जिन फैक्ट्री वालों ने इन मशीनों को अपने कारखानों में रखा था, उनकी फैक्ट्री में आप देखते हैं कि हमले किए गए, इस मशीन में आग लगा दी गई है ना। और अधिकतर महिलाओं जो थी, महिला मजदूर जो थे, उन्होंने इस तरीके के कार्य को किया था, क्योंकि महिलाओं को यह डर था कि मशीन आ गई है, पहले हम हाथ से चीजों को बना दिया करते थे, अब ये मशीन आ गई है तो इससे हमारा काम पूरे तौर पर छिन जाएगा। बड़े तौर पर महिला मजदूरों ने इसका विरोध किया था और बड़े तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि इस मशीन पर हमले किए गए थे और लोगों को यह डर था कि भैया इस मशीन के आने की वजह से ही हमारा पूरा का पूरा जो काम धंधा है वो समाप्त हुआ। जिन लोगों का काम धंधा छिना, उन्होंने फिर आप देखते हैं दोस्तों कि एक नए काम की तरफ चलना शुरू किया और उन्होंने आप देखते हैं कि रेलवे लाइन को बिछाना या फिर सड़क लाइन को बिछाना शुरू किया। अच्छा, कुछ और भी नए नए आविष्कार हमें होते हुए दिखते हैं दोस्तों इस कालखंड के अंदर। कौन से और आविष्कार हमें होते हुए दिखते हैं, 1785 में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि एडमंड काइटराइट नामक व्यक्ति थे। ये क्या करते हैं दोस्तों, वाष्प यानी कि भाप से चलने वाला आप देखते हैं कि एक इंजन तैयार कर देते हैं और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि नई नई प्रकार की इन्हीं के आविष्कार को ध्यान में रखकर फिर नए नए प्रकार की और भी चीजें हमें बनती हुई दिखती हैं, जिससे पूरा का पूरा जो उद्योग था या फिर जो औद्योगिकरण था वो हमें होता हुआ दिखा। तो दोस्तों यहां तक तो हमने इस चैप्टर से संबंधित जो आपकी मूलभूत बातें रही थी उनको आप सभी के समक्ष रखा है और किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हमने आपके समक्ष नहीं आने दिया है ना। हमने सबसे पहले समझा कि आदि औद्योगिकरण क्या है, उद्योगीकरण क्या है। ब्रिटेन के अंदर जब आदि औद्योगिकरण हो रहा था तो किस तरीके की स्थिति थी। आदि औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिकरण जो हमारा बनना शुरू होता है तो उसमें कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है और जो श्रमिक लोग थे शुरुआत में उनका जीवन कैसे था और जब स्पिनिंग जेनी मशीन आ जाती है तब उनका जीवन किस तरीके से होता है, उसको हमने यहां पर आपके समक्ष रखा है। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एक एक कर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सभी के सामने रखेंगे। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति का यूरोप की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे नए उद्योगों का विकास हुआ और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था का आप देखते हैं कि पतन हो गया। कि जब औद्योगिक क्रांति हमें होती हुई दिखती है, कब होती हुई दिखती है, हम देखते हैं कि सन 1760 से 1840 का ये जो समय था, इसमें बड़े स्तर पर हमें क्या होता हुआ दिखता है दोस्तों कि जो कृषि उत्पादन था, कृषि से संबंधित चीजें थी, उसमें बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। ऐसी मशीनें बनी जिससे अधिक से अधिक खेती का उत्पादन हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल उपयुक्त आंसर दिखता है।
अगला सवाल है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे पहले किस उद्योग का मशीनीकरण हुआ, कि सबसे पहले किस प्रकार की मशीनें आई और वो कौन से प्रकार के काम में आती हुई दिखी। तो औद्योगिक क्रांति जो हमारी शुरू होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मशीनों का बनना शुरू होता है खेती से संबंधित चीजों के लिए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग की वृद्धि का मुख्य कारण क्या था, कि क्या वजह थी कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर बहुत तेजी के साथ जो सूती कपड़े के थे ना, उनको निर्मित किया जा रहा था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है कि भारत हुआ, अमेरिका हुआ और अफ्रीका हुआ, वहां से आप लोग देखते हैं कि ये सस्ता कपास खरीद रहे थे और उसके बाद फिर अपने देश के अंदर उसी कपास से मशीन की मदद से कपड़ा बना रहे थे और मशीनें मौजूद थी तो ज्यादा उत्पादन फिर ये लोग कर पा रहे थे, है ना। आप देखते हैं कि ज्यादा उत्पादन ये लोग कर पा रहे थे। और चीजें देखते हैं दोस्तों। अगला बिंदु हमारे सामने कि औद्योगिक क्रांति का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, कि ये जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी इसका पर्यावरण पर आप लोग देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। ये जो औद्योगिक क्रांति थी इसका पर्यावरण पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ा। मशीनों के द्वारा और आप देखते हैं कि कारखानों के द्वारा बहुत ज्यादा धुआं निकला, जिसने पूरे के पूरे यूरोप को क्या कर दिया दोस्तों, प्रदूषित कर दिया। पृथ्वी का तापमान उस समय बहुत तेजी के साथ हमें बढ़ता हुआ दिखा। औद्योगिक क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्रमुख स्रोत था, कि अधिकतर समय में यूरोपीय जो हमारी जो औद्योगिक क्रांति थी सन 1760 से 1840 के समय तक, उस समय तक अधिकतर एनर्जी कहां से प्राप्त होती थी। सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे थे, हवा की, या फिर आप देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा, आप देखते हैं दोस्तों कि जल शक्ति के जो पानी की भाप होती है ना, उससे आप लोग देखते हैं कि अधिकतर एनर्जी को प्राप्त किया जा रहा था। अगला सवाल देखते हैं और यहां पर अगला सवाल हमारे सामने है कि औद्योगिक क्रांति का यूरोप की सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोप के अंतर्गत ये जो औद्योगिक क्रांति होती है इससे इनके समाज में क्या बदलाव हुआ, ये आपको देखने को मिलता है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मिडिल क्लास वर्ग कहते हैं। कि औद्योगिक क्रांति के होने से पहले तक आप देखते हैं या तो अमीर लोग थे या तो एकदम गरीब लोग थे, ऐसा समाज हुआ करता था। फिर कुछ गरीब लोगों ने थोड़े बहुत संसाधनों को जोड़कर अपने काम धंधे को शुरू किया। छोटे मोटे व्यापारियों ने शहर में आकर लोगों से काम कराना शुरू किया, तो इन गरीब लोगों के पास थोड़ा पैसा आया। ये एकदम अमीर तो नहीं हुए, ना ये एकदम गरीब रहे, ये हमें मध्यम वर्ग में आते हुए दिखे, या फिर जिसे हम लोग मिडिल क्लास के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई, है ना। और इससे आपको से पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में 1730 के दशक में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहली फैक्ट्री को निर्मित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं और यहां पर हमारा कोई भी सवाल हमारे सामने मौजूद नहीं है दोस्तों। ये तो हमारा औद्योगिक ये जो क्रांति वाला चैप्टर है, औद्योगिकरण का युग वाला जो हमारा चैप्टर है, उसका हमने लेक्चर नंबर 1 किया है। उम्मीद है कि आपको जो बातें बताई गई होंगी आपके समक्ष आई होंगी समझ में। बढ़ते हैं आगे, आप सभी का करते हैं शुक्रिया। मुलाकात करेंगे अपने नए लेक्चर के अंदर और उसमें हम लोग दोस्तों आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित सारी बातचीत को आपके समक्ष रखेंगे। अपनी पढ़ाई करते रहें, चैप्टर महत्वपूर्ण है, पेपर में जरूर आने की संभावना है। अच्छे तरीके से इसके सवालों को कीजिएगा। मुलाकात करेंगे अपने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।